हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिक्ट क्लासेस। मैं विपुल दीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट कर चुके थे, बायोटिक कंपोनेंट्स जो थे हमारे वो कंप्लीट कर चुके थे। और उसके बाद में हमने पढ़ा था आगे फर्दर टेरेस्ट्रियल पढ़ा था हमने, ठीक है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पढ़ा था, उससे हम आगे बढ़ाते हैं और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को कंप्लीट करते हैं। इस वीडियो के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2-3 वीडियो और बनेंगे और एनवायरमेंटल स्टडीज वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ हमें एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और सॉलिड वेस्ट पढ़ना है, ठीक है। राजस्थान जीके का जो पोर्शन चल रहा है ना अपना, वो अभी मैं एक बार रोक रहा हूँ। देखो ना, राजस्थान जीके आप खुद से करने की कोशिश करो। अगर टाइम रहा तो मैं लेक्चर अपलोड जरूर करूंगा, टाइम नहीं रहा क्योंकि एग्जाम डेट देखो 21 तारीख है, ये फिक्स नहीं है कि हाँ हो जाएगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये है कि अगर अपने को उन्होंने डेट दी है, अपन उससे पहले सिलेबस पूरा कर लेंगे। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल स्टडीज, सॉलिड वेस्ट, मिसलेनियस टॉपिक, ये सारा कंप्लीट कर लेंगे। राजस्थान जीके आप खुद से करो। अगर डेट आगे बढ़ती है फिर अपने राजस्थान जीके जो है वो फर्दर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को पूरा का पूरा स्टडी किया था कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो होता है वो कौन सा होता है। हमने बात करी थी यहाँ पे टेरेस्ट्रियल में कि ये ऑन लैंड इकोसिस्टम, जहां पर क्या होगा भैया, लैंड होगी। अब इसके अंदर भी हमने क्या किया, लैंड के ऊपर पाए जाने वाले को भी 3 तरीके से आगे हमने पढ़ा है ना। 3 कैटेगरीज के अंदर हमने पढ़ा। क्या क्या था 3 कैटेगरी, देखो। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि भैया फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये किसका टाइप है, टेरेस्ट्रियल का टाइप है। फिर हमने कौन सा पढ़ा इसके अंदर, फॉरेस्ट के बाद में हमने पढ़ा यहाँ पर डेजर्ट इकोसिस्टम, ठीक है। और तीसरा कौन सा था, फॉरेस्ट, डेजर्ट, और लास्ट वाला कौन सा था, ऑन लैंड के अंदर मेरा भी स्किप हो रहा है, कौन सा था, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, ऑन लैंड के अंदर, और लास्ट एक और इकोसिस्टम इसके अंदर है ना। थर्ड इसके अंदर है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ठीक है भैया। 3 तरीके के हमने कल वीडियो के अंदर, जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें पढ़े थे कि ये 3 होते हैं। अब इन तीनों के बारे में ना हम आगे बढ़ के स्टडी करते हैं। देखो, सबसे पहले बारी आती है फॉरेस्ट इकोसिस्टम की। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, जल्दी जल्दी पॉइंट वाइज लेते चले जाएंगे यहाँ से। फॉरेस्ट इकोसिस्टम कौन सा होगा, देखो। फॉरेस्ट इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम है जहां पर क्या है, बहुत बड़े बड़े ट्रीज हैं, शर्ब्स हैं, है ना। अब देखो, ट्रीज बड़े बड़े और शर्ब्स जो है, झाड़ियां फाड़ियां, झाड़ झंखाड़ जो है, वो कहां पर होंगे, कहां पर इतने ज्यादा बढ़ेंगे, जहां पे भैया रेन क्या है, मैक्सिमम है भैया, मैक्सिमम बारिश, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, हम कहूँ लगातार जहां पर बारिश हो रही है, साल भर बारिश हो रही है, या पेरेनियल वाटर सोर्सेस है, वहां पर कैसा इकोसिस्टम डेवलप होगा, वहां पर फॉरेस्ट इकोसिस्टम डेवलप होगा। अब देखो, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हमने बोल दिया बड़े बड़े पेड़, झाड़ियां, बारिश हो रही है लगातार, तो क्या यहाँ पर जितने भी पेड़ हैं वो न्यूट्रिएंट के लिए फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर निर्भर है क्या, बिल्कुल जी। जितने भी हमारे फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर जितने भी ट्रीज हैं, शर्ब्स हैं, वो अपने न्यूट्रिएंट्स का कंजम्पशन कहां से करेंगे, जो हमारे फॉरेस्ट की लैंड है उस लैंड से क्या करते हैं, वो अपने न्यूट्रिएंट्स को कंप्लीट करते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स जो थे, ये आए कहां से, ये आए थे डीकम्पोजिशन से। भैया जो हमारा बैक्टीरिया था उसने डीकम्पोजिशन किया, डीकम्पोजिशन करके उसने क्या किया, जो मैटर था उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, ऑर्गेनिक मैटर के अंदर, है ना। कल भी हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि जो भी स्किन टिश्यूज वगैरह है उनको बैक्टीरिया क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा। डिकम्पोज करके उसने किसमें बदल दिया, ऑर्गेनिक मैटर के अंदर। और ये ऑर्गेनिक मैटर जो है ये न्यूट्रिएंट का काम करते हैं, किसके लिए, फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर जो मेरे ट्रीज और शर्ब्स हैं उनके लिए। बात समझ में आई। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में किस तरीके का इकोसिस्टम है, मैंने कहा किसकी बात करी, मैंने एग्जांपल लिया ट्रीज और शर्ब्स का, है ना। अब ये कहां पर पॉसिबल है, ठीक है, ये वहां पॉसिबल है जहां पे रेन क्या होगी, मैक्सिमम रेन होगी। अब मैक्सिमम रेन वाली जगह पे फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर ट्रीज और शर्ब्स न्यूट्रिएंट कहां से लेंगे, फॉरेस्ट फ्लोर, क्योंकि ऑन लैंड के अंदर हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो लैंड है वो क्या कर रही है, न्यूट्रिएंट्स का काम कर रही है, न्यूट्रिएंट्स दे रही है यहाँ पर ट्रीज को। और ये न्यूट्रिएंट्स आए कहां से, ये डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अगर मैं बात करूं, डिकम्पोजिशन हुआ, ठीक है। और आपने देखा होगा कि पुराने पेड़, पुराने पशु वगैरह जो भी मर जाता है, जिसका भी डिकम्पोजिशन होता है, वहां पर क्या होता है, क्या बनते हैं, न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, नाइट्रोजन बनती है। अगर डेड सेल्स है, डेड सेल से क्या बनेंगे, ऑर्गेनिक मैटर बनेंगे। दैट ऑल आर ऑर्गेनिक मैटर भी जो थे, बाकी का भी जो हमारे पास क्या है, जमीन के अंदर दबा हुआ जितनी भी एनर्जी है, वो सारी की सारी कंप्लीट एनर्जी जो है एज अ न्यूट्रिएंट काम करती है फॉरेस्ट इकोसिस्टम के लिए। बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम को क्या हुआ, 3 कैटेगरी के अंदर बांटा गया, ठीक है। इसमें भी हम 3 एग्जांपल इसके पढ़ेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम के, ये ट्रीज वाले जो। देखो, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट के अंदर, आपने नाम जरूर सुना होगा कि सर टेम्परेट, है ना, टेम्परेट, बिल्कुल जी, टेम्परेट की बात हम कर चुके हैं। नेक्स्ट आपने यहां पर नाम सुना होगा टेम्परेट, टेम्परेट सबसे पहले आएगा ट्रॉपिकल,
टेम्परेट बाद में आएगा। सबसे पहले आते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, है ना, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं आगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। और दूसरे आएंगे आपके ट्रॉपिकल के बाद में टेम्परेट, और टेम्परेट के बाद में आते हैं आपके बोरियल और टाइगा, ठीक है। ये 3 तरीके के हैं, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखते हुए चलेंगे। ट्रॉपिकल, टेम्परेट और बोरियल और टाइगा, ये 3 तरीके के। हम किसकी बात कर रहे हैं? फॉरेस्ट इकोसिस्टम की। अब इनके बारे में जानेंगे थोड़ा थोड़ा कि इनके अंदर फ्लोरा और फोना जो है वो किस तरीके का पाया जा रहा है, ठीक है। तो ना आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थोड़ी सी इसके बारे में। यहां तक आपको समझ में आया होगा कि जो मेरा फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स का काम जो है कौन कर रहा है? लैंड कर रही है। और लैंड न्यूट्रिएंट्स का काम कैसे कर रही है? क्योंकि वहां पे ह्यूज अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं। न्यूट्रिएंट्स आए कहां से? क्योंकि वहां पर क्या हुआ? डिकम्पोजिशन हुआ। अब डिकम्पोजिशन हुआ तो न्यूट्रिएंट जो थे वो बाकी के ट्रीज और श्रब्स ने क्या कर लिए? यूज कर लिए। ये बात है थोड़ी सी। अब यहाँ पर ना देखो, सबसे पहले ये 3 तरीके के जंगल होते हैं, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो 3 तरीके की फॉरेस्ट है, और इनके अंदर जो इकोसिस्टम मिलता है उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि किस प्रकार की उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर मैं बात करूं भैया फ्लोरा की, तो सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे ट्रॉपिकल जो हमारे रेन फॉरेस्ट है, इसे ट्रॉपिकल कर लो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहां पर क्या होता है? यहां पर सबसे ज्यादा 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया की अगर मैं बात करूं तो लगभग आपको 100 स्पीसीज मिलती हैं। बात समझ में आ रही है क्या? यहां पर आपको कितनी स्पीसीज मिलती हैं? फ्लोरा की बात करूं 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको 100 स्पीसीज मिलती हैं। किसकी? चाहे तो वो क्या हो, ट्रीज हो, चाहे वो क्या श्रब्स हो, ठीक है। इनकी 100 स्पीसीज मिलती हैं। आगे बात करते हैं, यहां पर जो लेंथ है, यहां पर जो ट्रीज की लेंथ है वो 25 to 35 मीटर्स तक जाती है। बात समझ में आ रही है क्या? है ना। अब अगर मैं बात करूं टेम्परेट रीजन की, देखो इसी के अंदर फ्लोरा के अंदर ही पढ़ते हैं। टेम्परेट रीजन के अंदर क्या होगा? अगर मैं 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया की बात करूंगा तो यहां पर आपको 3 से 4 स्पीसीज की ही जानकारी मिलती है। आपको देखने को कितने स्पीसीज मिलेंगे ट्रीज के? 3 से 4 स्पीसीज। अब आप कहोगे सर कि ये 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर 100 स्पीसीज है ना, तो ये 100 स्पीसीज जो है इनकी लेंथ 25 to 35 मीटर जा रही है ना। इनकी लेंथ अगर इतनी जा रही है तो इनकी पत्तियां कैसी होंगी? पत्तियां भैया चौड़ी होंगी। ऑर्चिड, पाम, ये एग्जांपल है इसके। ऑर्चिड और पाम ये हैं एग्जांपल, याद रखना है ना, इस टाइप के। अब आगे ना टेम्परेट रीजन में हमने पढ़ा कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर क्या है? 3 से 4 स्पीसीज हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट जो हमारा है बोरियल और टाइगा। देखो बोरियल और जो टाइगा है ना, ये आपको अगर हम ना क्या करें, बात करें, अगर हम बात करें बोरियल और टाइगा की, देखो ये कहां मिलेगा? ये आपको मिलेगा कोल्ड टॉलरेंट के अंदर मिलेगा, कोल्ड टॉलरेंट में, ठीक है। कोल्ड टॉलरेंट रीजन के अंदर क्या होते हैं? बोरियल और टाइगा के प्रकार के वन होते हैं। अब आप कहोगे सर ये कैसे हैं? भैया ये आपने देखा होगा ना पुरानी मूवीज के अंदर। अब देखो ट्विलाइट मूवी सबने देखी होगी, वहां पर ना पूरी की पूरी जो लड़ाई है वो जंगलों के अंदर ही हो रही है। वहां पर आपने ना कुछ इस टाइप के ट्रीज देखे होंगे, देखो कुछ इस शेप के ट्रीज होते हैं, ऐसे ऐसे है ना, इस टाइप के, है ना, और सब तरफ बर्फ जमी रहती है और इस प्रकार के थोड़े से पेड़ होते हैं, जैसे क्रिसमस ट्री होता है हमारा, उस शेप के ट्रीज होते हैं वहां पर, ठीक है। तो ये क्या होता है? हर जगह पे नहीं मिलते, ये आपको सिर्फ और सिर्फ जहां पर उस प्रकार की जलवायु है ना। अगर मैं बोलूं कि वहां पर वैसी वेदर कंडीशन है ना, टेम्परेचर, रेन, ह्यूमिडिटी, उस टाइप का कंडीशन है, तभी ऐसे वन बनते हैं। ये आपको ट्रॉपिकल रीजन्स में नहीं मिलेंगे। कोई भी स्पीसीज जो है ना इधर से उधर नहीं होती। हर प्रकार की स्पीसीज हर अबायोटिक फैक्टर पे डिपेंड करती है, और जहां पर उस प्रकार के अबायोटिक फैक्टर्स अवेलेबल होंगे तभी यहां पर क्या होंगी? बायोटिक जो हमारी स्पीसीज है वो क्या करती हैं? मैच्योर हो पाती हैं, अपना सेल्फ नरिशिंग कर पाती हैं। बात समझ में आ रही है कि नरिशमेंट कैसे करेंगी वो? जब उनको अबायोटिक फैक्टर उस टाइप के मिलेंगे तभी तो करेंगी। अब देखो यहां पर ना टेम्परेट रीजन के अंदर मैंने आपको एग्जांपल नहीं दिया, इसका एग्जांपल दे दिया मैंने, ऑर्चिड और पाम। अब यहाँ पर टेम्परेट रीजन के अंदर जो हमने टेम्परेट रीजन के अंदर जो हमने ये वाली बात पढ़ी 3 से 4 स्पीसीज, इनके एग्जांपल कौन से होंगे? इनका एग्जांपल आप याद रखो, ओक और बासवुड। वैसे एक स्पीसीज और है, उसको बीच बोलते हैं, ठीक है। ये स्पीसीज है, ये पेड़ों की स्पीसीज है। बात आ रही समझ में? अब यहाँ पर टाइगा प्रकार वाले मैंने आपको बता दिया, लाइक क्रिसमस ट्रीज, लाइक, है ना। इनका क्या होगा? देखो इनके अंदर ना कॉनिफर टाइप के होते हैं। कॉनिफर सिविल इंजीनियरिंग वाले समझ गए होंगे, बीएमसी में पढ़ा होगा कि कॉनिफर और डेसिड्यूट्स 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। कॉनिफर जो होते हैं इनकी पत्तियां कैसी होती है भैया? नुकीली पत्तियां होती हैं। क्या? नुकीलियां, हाँ जी, नुकीली पत्ती होती है। कैसी होती है? तीखी तीखी पत्तियां होती हैं, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। एरो शेप की होती हैं। ये अपने पढ़ लिया पूरा का पूरा कंप्लीट फ्लोरा के बारे में। अब आते हैं हम फोना पे, ठीक है। ये मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हमने देखा कि 3 तरीके के हमारे पास फॉरेस्ट जो है अवेलेबल है,
अगर हम लैंड की बात करें, ऑन लैंड, तो ऑन लैंड देखो ग्लोब के ऊपर आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेगा, टेम्परेट मिलेगा, बोरियल और टाइगा मिलेंगे, है ना। अब यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया के अंदर आपको सबसे ज्यादा 100 स्पीसीज। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, वो अगर आपसे ये पूछ ले कि मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम नंबर या फिर मैक्सिमम टाइप्स ऑफ स्पीसीज आर अवेलेबल इन विच टाइप ऑफ रेन फॉरेस्ट या विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट, है ना, या फिर यूं पूछ ले कि फॉरेस्ट जो इकोसिस्टम है उसका कौन सा ऐसा टाइप है जिसके अंदर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज मिलता है। बात समझ में आ रही है क्या, सबसे सर्वाधिक प्रकार की भैया बायोडाइवर्सिटी, है ना। अब यहां पर देखो बायोडाइवर्सिटी का नाम आ रहा है, बायोडाइवर्सिटी भी पढ़ेंगे, है ना। तो 100 स्पीसीज 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर ट्रॉपिकल में, फिर टेम्परेट के अंदर में पढ़ा 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर कितने होंगे, 3 से 4 स्पीसीज होंगी। बोरियल और टाइगा के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये आपको कहां मिलता है, जहां पर बर्फ गिर रही है, बहुत ज्यादा ठंड है, ठीक है, वहीं पर ही ये होता है। ये पूरी की पूरी बात हुई हमारी फ्लोरा की। अब चलते हैं फौना पे, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं ना सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी की, है ना, तो डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा आपको किसमें मिलेगी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेगी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर आपको किस प्रकार के जीव जंतु मिलेंगे भैया, थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स, थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ बर्ड्स, थाउजेंड ऑफ बर्ड स्पीसीज मिलती है आपको यहाँ पर, हजारों प्रकार की बर्ड की स्पीसीज होंगी। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैमल्स, मैमल्स जो है भैया यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके के आपको मैमल्स मिलेंगे। एनिमल, एनिमल देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर क्या होगा, सबसे ज्यादा आपको एनिमल, बर्ड की स्पीसीज और मैमल्स जो है मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पर टेम्परेट और टाइगा के अंदर क्या होंगे, अलग अलग तरीके के होंगे। देखो टेम्परेट में हमने पढ़ा 3 से 4 स्पीसीज थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी क्या है, कम है। उससे नीचे जाएंगे टाइगा के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर भी क्या होगी, डाइवर्सिटी जो क्या है और कम होगी। देखो यहाँ पर कौन होगा, भालू होगा, जंगली भेड़िए होंगे जो बर्फ के अंदर रह सकते हैं, ना, मतलब वुल्फ और बियर होंगे, कौन से, पोलर वाले होंगे जो बर्फ के अंदर, ठंड के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। और यहाँ पर कौन से होंगे, यहाँ पर वो भी हो सकते हैं जो ज्यादा टेम्परेचर के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। मैंने क्या बोला आपको याद रखना है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर मैक्सिमम टाइप ऑफ स्पीसीज और मैक्सिमम टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी आपको मिलेगी, ठीक है। इतना फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर सफिशिएंट है। आप लोग इतनी समझ अगर आपकी बन गई कि हाँ होता क्या है, किस प्रकार के यहाँ पर फॉरेस्ट है, आप 101% इस क्वेश्चन को टेक कर लोगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम की, ठीक है। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल था टेरेस्ट्रियल का, कौन सा था, वो था ग्रासलैंड इकोसिस्टम। देखो ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या होता है, क्या पीछे जो हमने पढ़ा, पीछे की तरफ अभी हमने जो पढ़ा है ना, पूरा का पूरा फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर क्या लार्ज ट्रीज यहाँ पर मिलेंगी, लार्ज ट्रीज की मैं बात करूं क्या मिलेंगे, क्या नहीं मिलेंगे। अगर मैं बोलूं झाड़ियां, झाड़ झंखाड़ जो आपको मिलेंगे, क्या नहीं मिलेंगे। ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर आपको बड़े बड़े पेड़ देखने को नहीं मिलते, बड़ी बड़ी झाड़ियां देखने को नहीं मिलती। क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रासलैंड्स मिलेंगे, बड़े बड़े घास के मैदान, है ना। हम पढ़ते हैं कि जैसे घास अलग सवाना टाइप के होते हैं, घास के मैदान पंपास टाइप के होते हैं। ये सारे के सारे क्या घास की टाइप्स हैं बहुत जगह पे। आपने राजस्थान का जीके पढ़ा तो आपने एंचा घास भी पढ़ी होगी, है ना। बाद में बात करेंगे केवला देव भैरन की, वहां पे बताऊंगा मैं आपको एंचा घास क्या होती है। देखो हम बात कर रहे हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम की, यहाँ पर आपको पेड़ नहीं मिलते, बड़े बड़े पेड़ नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, घास के मैदान होंगे। क्या यहाँ पर पाए जाने वाली जितनी भी स्पीसीज हैं वो पूरी की पूरी डिपेंड करेंगी ग्रास के ऊपर, बिल्कुल जी। अगर मैं बात करूं एक ग्रास होपर की, है ना, एक टिड्डे की, इस ग्रास होपर ने क्या खाया, ग्रास को खाया। इस ग्रास होपर को कौन खा जाएगा, फ्रॉग खा जाएगा। इस फ्रॉग को कौन खा जाएगा, स्नेक खा जाएगा। और इस स्नेक को कौन खा जाएगा, ईगल खा जाएगा। बात समझ में आई क्या पूरी की पूरी। देखो ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि किस प्रकार का साइकिल बनेगा, है ना। देखो ग्रास थी, इस ग्रास को कौन खा रहा था, टिड्डा खा रहा था। उस टिड्डे ग्रास ऊपर को कौन खा गया, मेंढक खा गया। फ्रॉग खा गया, और फ्रॉग को कौन खा गया, स्नेक खा गया। भैया सांप खा गया। ये क्या आपको चारों के चारों कहां मिल रहे हैं, ग्रासलैंड के अंदर मिल रहे हैं क्या, बिल्कुल ये चारों के चारों घास के अंदर ही मिलेंगे आपको। टिड्डा घास को खाया टिड्डे ने, फिर मेंढक, और फिर क्या गया, सांप। और उस सांप को कौन खा गया, ईगल खा गया। तो ये क्या हो गया, एक तरीके की क्या हो गई, फूड चेन हो गई, जहां पर सभी ने अपना 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 फूड बनाया और यूज किसको किया, एज एनर्जी। अगर मैं बात करूं तो भैया इन्फिनिट सोर्स ऑफ एनर्जी सन को यूज किया, दैट इज द अबायोटिक फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम। बात समझ में आ रही है क्या। ये पूरा का पूरा हमने जाना ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में, ठीक है। अभी मैंने आपको और इसके अंदर ले चलता हूं थोड़ा सा ना। ग्रासलैंड जो है ना वो जनरली दो तरीके के होते हैं, ठीक है, दो तरीके के हैं। सेम वही क्लासिफिकेशन है, एक तो है ट्रॉपिकल और दूसरे हैं टेम्परेट, है ना। देखो ट्रॉपिकल और टेम्परेट, है ना। अब देखो ये जो ट्रॉपिकल है ना, ट्रॉपिकल जो हमारे रेन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है, यहां पर क्या हो रहा है,
यहाँ पर लगभग पूरे साल क्या रह रही है, गर्मी रह रही है भैया। होटर टेम्परेचर है ना, थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं हमारे ग्लोब पर लगभग 50% एरिया पर आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स मिलते हैं, ठीक है, 50% एरिया के ऊपर। बात समझ में आ रही है क्या, है ना। और अगर मैं बात करूं 50% ये जो एरिया है, सॉरी ग्लोब का नहीं, साउथ अफ्रीका का, है ना, साउथ अफ्रीका का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल जो हमारे ग्रासलैंड्स हैं, ज्यादा का ज्यादा कहां पर है, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका का 50% हिस्सा, है ना, आपने पढ़ा होगा RS से लिखा जाता है, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका पहले लिखा जाता था, ठीक है। तो ये जो 50% एरिया आपको मिलता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम का, ये कौन सी कंट्री में मिलता है, साउथ अफ्रीका का 50% एरिया जो है थ्रू आउट द ईयर कैसा रहता है, होटर टेम्परेचर, थ्रू आउट द ईयर कैसी रहेगी, वहां पे धूप रहेगी, गर्मी रहेगी। और 1/2 इस पूरी कंट्री का 1/2 आप एरिया जो है लगभग ग्रासलैंड इकोसिस्टम पे है। और किस टाइप का है वो, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। अब बात आती है टेम्परेट की, तो भैया टेम्परेट रीजन जो है ना आपको कहां पर मिलेंगे, ऐसे एरिया के आस में जहां पर क्या है, बिल्कुल इक्वेटर के पास में। इक्वेटर जो है ना, हमारी 3 लाइनें थी ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ये वही वाली बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। देखो टेम्परेट रीजन जो है ना आपको कहां पर मिलेगा, इक्वेटर के आसपास। जो इक्वेटर है ना ग्लोब पर, उसके आसपास क्या है, टेम्परेट रीजन है। और हार्श टाइप की, थोड़ा हार्श टाइप का एनवायरमेंट है ना। बात करें तो उसको हार्श से हम डिफाइन कर रहे हैं सिर्फ एक वर्ड से। हार्श टाइप की क्या है, थोड़ी सी जलवायु है, वहां पर क्लाइमेट कैसा है, हार्श है। ऐसे एरियाज के अंदर जो आपको ग्रासलैंड मिलते हैं वो कौन से होते हैं, टेम्परेट होते हैं। बात समझ में आई क्या, ग्रासलैंड इकोसिस्टम हमने ही पढ़ा, ठीक है। अब आप कहोगे सर हार्श से आपका मतलब क्या है, देखो हार्श समर का भी हो सकता है थोड़ा सा, और हार्श जो है ना विंटर का भी हो सकता है। दोनों के अंदर क्या है, हार्श टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ते और बात करते हैं हमारे थर्ड एग्जांपल की। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में मैंने आपको क्या क्या बताया, फिर से हम एक बार थोड़ा सा 30 सेकंड के अंदर रिवाइज करते हैं। मैंने आपको बताया ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर क्या होगा, पूरी की पूरी फूड चेन जो है वो ग्रास पे डिपेंड करेगी। यहाँ पर ट्रीज नहीं आएंगे, यहाँ पर आपके पास शर्ब्स नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सारी की सारी चीजें कौन सी होंगी, यहाँ पर वो होंगी जो सिर्फ और सिर्फ ग्रास पे डिपेंड है। टिड्डे ने खाया घास को, फिर मेंढक, और उसके बाद में स्नेक, और लास्ट क्या है, ईगल। तो ये अपने आप में क्या एक फूड चेन है जो किसके ऊपर डिपेंड है, ग्रास के ऊपर डिपेंड है। आगे बढ़ते बात करते हैं हमारे थर्ड इकोसिस्टम की, दैट इज अ डेजर्ट इकोसिस्टम। बड़ा ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये डेजर्ट वाला, ठीक है। अब डेजर्ट का एरिया सबसे ज्यादा कहां, हमारे राजस्थान में, इंडिया के अंदर। अब बात करते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम की। देखो डेजर्ट से हमें यही पता चल रहा है कि यहाँ पर क्लाइमेट कैसा है भैया, होटर क्लाइमेट है क्या, गर्मी के अंदर गर्मी ज्यादा, और विंटर के अंदर विंटर भी बहुत ज्यादा। और एक कंडीशन और बनती है डेजर्ट के अंदर, रेगिस्तान में, कैसी बनेगी, मेरे जो डेज होंगे वो क्या होंगे, हॉटर होंगे। क्या डेज हॉटर होंगे, क्या गर्मी क्या होगी, दिन में ज्यादा होगी, और रातें कैसी होंगी, ठंडी होंगी, ठीक है। रात को क्या होगी, यहाँ पर ठंड होगी। डेज हॉटर होते हैं और नाइट्स जो है आपकी वो कैसी होंगी, कोल्डर होती हैं। तो अब यहां पर एक बात ये उठती है कि ऐसी जो क्लाइमेट है, ऐसा जो इकोसिस्टम है डेजर्ट के अंदर, यहां पर स्पीसीज कैसी होंगी। तो देखो यहां पर सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेंगे, रेप्टाइल्स मिलेंगे भैया। रेंग कर चलने वाले जीव जंतु कहां पर होते हैं, सबसे ज्यादा डेजर्ट इकोसिस्टम के अंदर होते हैं। रातें कैसी, ठंडी, और दिन कैसे, गर्म। तो क्या यहाँ पर छिपकलियां, बिल्कुल जी। क्या मगरमच्छ मिलेंगे जी, हाँ जी। जहां पर भी वाटर का सोर्स होगा डेजर्ट के अंदर, आपको रेप्टाइल्स मिलेंगे, रेंग कर चलने वाले जीव जंतु जो है वो आपको सारे के सारे मिलेंगे। यहां पर अगर आप बात करोगे ना ऑल की, है ना, ऑल की अगर आप बात करोगे, उल्लू मिलेगा आपको यहाँ पे। क्या यहाँ पे आपको कैमल मिलेगा जी, हाँ जी बिल्कुल जी, कैमल मिलेगा। अगर मैं जीव जंतुओं की बात करूं, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर फोना की, ना कि फ्लोरा की। अभी फोना की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर आपको कैमल मिलेगा, और ऐसी ही सारी स्पीसीज मिलेंगी जो क्या कर सकती हैं, वाटर कंजर्वेशन कर सकती हैं। वाटर कंजर्वेशन कैसे कर सकती हैं भैया, पानी तो है नहीं, अब क्या करेंगे, ऊँट के क्या होता है, कुबड़ होता है ना, आपको ऐसा कुछ दिखता है उसकी पीठ के ऊपर, ये जो कुबड़ होता है इसमें क्या कर लेता है, वाटर स्टोरेज कर लेता है। तो हमने ये जान रहे हैं कि डेजर्ट इकोसिस्टम के अंदर जो स्पीसीज मिलती हैं उनके अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है कि वो क्या करते हैं, वाटर कंजर्वेशन करते हैं, है ना। अब ये क्या है, ये फैमिलियर है किस इक्वायरमेंट के साथ, किस इन्वायरमेंट के साथ, या किस क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ, जहां पर दिन में गर्मी होगी और रातें कैसी होगी, ठंडी होगी। इसके अलावा ऊंट की तो हमने पढ़ लिया एनिमल्स के अंदर। रेप्टाइल्स जो है ना, रेप्टाइल्स भी पाए जाएंगे। बर्ड्स भी जो होंगे वो कैसे होंगे, इस टेम्परेचर के अंदर रहने वाले होंगे। और छिपकर क्या करने वाले, हमला करने वाले जानवर जो हैं आपको कहां मिलेंगे, डेजर्ट इकोसिस्टम के अंदर मिलेंगे। छिपकर कैसे, यहाँ पर झाड़ झंखाड़ तो है नहीं, छिपेंगे कहां पे, मिट्टी के अंदर भैया, मिट्टी के अंदर छिपेंगे। रेंग कर चढ़ने वाले रेप्टाइल्स जो है ना, ये छिपकर अटैक करते हैं। बिल्कुल पड़ा है, ऐसे पड़ा है सांप, है ना, मिट्टी के अंदर मिलने वाला, इस मरुस्थल के अंदर मिलने वाला। देखो यहाँ पर क्या होते हैं,
आपने द मम्मी मूवी भी देखी होगी, रेगिस्तान के अंदर देखे थे ना, उसमें छोटे 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 क्या थे, टिड्डे से थे ना, बड़े बड़े बड़े, वो एक निकलता, फिर दो निकलते, फिर तीन, फिर चार, फिर बहुत सारे हो जाते हैं। ये कहां से आए? ये सारे के सारे क्या जमीन के अंदर है ना? क्यों? क्योंकि देखो सरफेस के ऊपर दिन के अंदर क्या है, गर्मी है, और उनको क्या चाहिए, थोड़ा सा टेम्परेचर लो चाहिए, तो जमीन में नीचे जाएंगे वो, तो ये चलता रहता है। रात के अंदर क्या होता है, जमीन के ऊपर आ जाते हैं। तो डेजर्ट के अंदर रात को जाना, घूमना खतरे से खाली नहीं होता। ये पूरी हमने बात करी फोना की। अब बात करते हैं फ्लोरा की, डेजर्ट इकोसिस्टम के अंदर, है ना। स्पीसीज आपको समझ में आई होंगी कि कौन कौन सी होंगी यहाँ पर, है ना। अब थोड़ी सी बात करते हैं पेड़ पौधों की, है ना। फ्लोरा की बात करते हैं। देखो फ्लोरा के अंदर क्या होगा, यहाँ पर आपको कैक्टस मिलेगी, क्या, बिल्कुल जी, आपको यहाँ कैक्टस मिलेगा। क्या छोटे छोटे ग्रासलैंड भी मिल सकते हैं क्या, बिल्कुल छोटे छोटे ग्रासलैंड्स मिलेंगे। अगर कहीं भी डेजर्ट के अंदर क्या वाटर बॉडी है, दैट वाटर बॉडी विल बी लैंटिक और लॉटिक। लैंटिक मैंने बताया था स्टैग्नेंट वाटर हो सकता है क्या, चलता हुआ पानी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, बहुत कम चांसेस है। देखो आपने थार के मरुस्थल में राजस्थान यूजीके में नदियां जरूर पड़ी होंगी, मैं कहता हूँ लूनी नदी भी पड़ी होगी, लेकिन क्या अगर हम थार के अंदर बिल्कुल जाएं वहां पर कोई नदी मिलेगी क्या? अगर नदी होती तो थार होता क्या? नहीं होती भैया। बात समझ में आ रही है क्या? तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि छोटे छोटे ग्रासलैंड मिलते हैं, और ये ग्रासलैंड आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे लैंटिक टाइप के जो इकोसिस्टम है यहाँ पर मिल सकता है आपको, है ना। बात समझ में आ रही है क्या? ग्रासलैंड्स जो है ये छोटे छोटे किसके पास, भैया वाटर बॉडी के पास। और वाटर बॉडी कौन से टाइप की, यहाँ पे लैंटिक टाइप की। यहाँ पर क्या है, स्टैग्नेंट वाटर है, रुका हुआ पानी है, स्टैग्नेंट वाटर है, लैंटिक इनको बोला जाता है। और यहाँ पर छोटे छोटे आपको ग्रासलैंड्स भी मिलते हैं। कैक्टस यहाँ पर बहुत ज्यादा पाई जाती है। कैक्टस कौन सी, नागफनी जो होती है, इसके कांटे होते हैं बहुत ज्यादा, वो यहाँ पर मिलती है। और छोटी छोटी बिल्कुल छोटे छोटे प्लांट्स मिलते हैं जिनके अंदर कांटे होते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक और मैं बता सकता हूँ, हालांकि, है ना, एक बेल सी होती है। बेल की बात करूं तो मैं भैया यूं यूं फैलकर चलने वाली जड़ यहाँ पर है, रूट यहाँ है, और इसकी लीव्स जो है बहुत दूर दूर तक फैल जाती है ना, पूरे के पूरे एरिया को कवर करती है। और इसके साथ क्या होता है, तरबूज जैसा कुछ लगता है, ठीक है। अब ये जो लोग ना इधर गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर साइड के, उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस फ्रूट की बात कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं कुछ, है ना, बहुत कड़वा होता है ये, इसका चूरन भी बनता है ना। ये सब बातें नहीं करनी हमको। आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर डेजर्ट इकोसिस्टम के अंदर। देखो डेजर्ट इकोसिस्टम में हमने फोना पढ़ा, फिर हमने फ्लोरा पढ़ा कि यहाँ पर ग्लास ग्रैंड भी मिल सकते हैं, कैक्टस मिलती है आपको। अब बात करते हैं ना, थोड़ा सा ग्लोब पे चलते हैं। आपने ना कालाहरी मरुस्थल पढ़ा होगा, है ना, कालाहरी पढ़ा होगा, सहारा पढ़ा होगा, नामीब का पढ़ा होगा। ये सारे के सारे क्या है, थार भी पढ़ा आपने, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी पढ़ा। ये सारे के सारे क्या मरुस्थल है। अगर मैं बात करूं ना पूरे के पूरे ग्लोब पर ना 20% एरिया जो है ना वो डेजर्ट, ठीक है। हमारे पास जितना ऑनलैंड एरिया है ना उसमें से 20% एरिया क्या है भैया, डेजर्ट है। और 90% जो एरिया है वो कैसा है, फॉरेस्ट है। ओनली 90% क्या है, फॉरेस्ट है, और 20% क्या है, डेजर्ट है। बात समझ में आ रही है क्या? ये 19% फॉरेस्ट जो है भैया विंड दे रहा है आपको, ऑक्सीजन दे रहा है, ये खत्म होता जा रहा है। हर साल अमेजन के जंगल जो है, अमेजन जो है वहां पे आग लग जाती है, कभी कहीं पर जंगलों में आग लग जाती है। नहीं लगनी चाहिए, इकोसिस्टम बिल्कुल खराब हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं होगी, कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं हर तरफ। हम बात कर रहे हैं 20% एरिया पे क्या है, डेजर्ट है। ये आपको याद रखना है। फीचर्स के अंदर हमने पढ़ लिया, दिनों रात की प्रॉपर्टी पढ़ ली, ठीक है। फोना की पूरी स्पीसीज पढ़ ली। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर बात करते हैं कि डेजर्ट कितने टाइप के हो सकते हैं, कितने टाइप के डेजर्ट जो है वो पॉसिबल है। देखो इनको ना डेजर्ट को भी बांटा गया है, इनके ना टाइप्स हैं अलग अलग उसके हिसाब से। देखो कई ऐसे आपने देखोगा भैया, तो ये अपने जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कच्छ का मैदान, है ना, कच्छ का जो मरुस्थल है, कच्छ के अंदर भी तो है क्या मरीन डेजर्ट भी होते हैं क्या? बिल्कुल होता है जी। समुद्र के किनारे जो रेत पड़ी होती है वो भी एक तरीके का क्या है, डेजर्ट इकोसिस्टम के अंदर जा रहा है। तो उनको तीनों को स्टडी करना भी जरूरी है। थोड़ा थोड़ा उनके बारे में जानेंगे, ज्यादा नहीं जानेंगे कि क्या है, कितने टाइप है और कहां कहां पे मिलता है ना, ठीक है। तो भैया सबसे पहले है आपके हॉट एंड ड्राई डेजर्ट, हॉट एंड ड्राई डेजर्ट। फिर सेकंड है आपके हॉट एंड ड्राई के बाद में ये है कोस्टल, ठीक है, कोस्टल एरिया, समुद्रों के आसपास वाला कोस्टल डेजर्ट्स, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं क्योंकि ना इनमें से क्वेश्चन बनेगा ना एनवायरमेंटल स्टडीज के अंदर से, तो यही एरिया है मोस्ट स्पेसिफिकली अगर उसको क्वेश्चन बनाना है एग्जामिनर को तो। और लास्ट है कोल्ड डेजर्ट्स, ठीक है। बात समझ में आई क्या? ये आप याद रखेंगे। एक मूवी जो है ना एनिमल्स, नहीं सॉरी,
प्लेनेट ऑफ द एप्स है ना, प्लेनेट ऑफ द एप्स अगर आपने देखी है तो वहां पे आपको कोल्ड डेजर्ट मिलेगा। कोल्ड डेजर्ट है उसके अंदर, देखो मूवीज जो होती है ना आप देखते जरूर, उनके अंदर से कैच किया करो। प्लेनेट ऑफ द एप्स मूवी के अंदर आपको कोल्ड डेजर्ट मिलेगा। अगर मैं बात करूं ट्विलाइट मूवी की, तो ट्विलाइट मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिला था भैया, पूरा का पूरा टाइगर टाइप के फॉरेस्ट आपको देखने को मिले थे। हम यहाँ बात कर रहे हैं हॉट एंड ड्राई डेजर्ट का एग्जांपल कौन सा है, थार का, मरुस्थलाप का, ठीक है। अगर मैं बात करूं कोस्टल डेजर्ट की, तो भैया चिल्का लेक, चिल्का इसको छोड़ो, चिल्का लेक को छोड़ो, आप आ जाओ कच्छ वाले पे ना, कच्छ का रण जो हम बोलते हैं, ठीक है, कच्छ, कांगर, गुजरात। और उसके बाद में जो हमारा लास्ट है कोल्ड डेजर्ट, ये आपको कहां मिलता है भैया, ये उधर मिलेगा जहां पे बर्फ ज्यादा है ना। इंडिया के अंदर इसका एग्जांपल है लेह या लद्दाख में हो सकता है, ये मैं कंफर्म नहीं कह रहा, लेकिन उसी एरिया के अंदर हो सकता है, इसके अलावा कहीं भी पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में तो बहुत साइड, यूएस के अंदर बहुत सारी साइट्स हैं जहां पर कोल्ड डेजर्ट्स हैं, जहां पर ये सारी मूवीज की शूटिंग हुई है प्लेनेट ऑफ द एप्स की, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लो इसका। यहां पर ना आप एग्जांपल याद रखेंगे इसके अंदर थोड़ा सा, देखो एक तो ना इसके अंदर आप याद रखो ऑस्ट्रेलियन कंगारू, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, अगर वो स्पीसीज पे गया ना तो आपको पूछ सकता है कंगारू किसका एग्जांपल है, कौन से इकोसिस्टम में मिलता है। फिर यहाँ पे आप ना एक नाम याद रखेंगे कॉवेरी, है ना, जैसे आपने ना कावासाकी भी नाम सुना होगा, कावासाकी। ये कावासाकी क्या था, ये भैया एक तरीके का बर्ड है ना, स्विफ्ट गाड़ी आती है, कावासाकी बजाज के अंदर पहले मॉडल था। तो ये सारे क्या है, जीव जंतुओं के ही नाम है। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, ऑस्ट्रेलियन कंगारू और ऑस्ट्रेलियन बिल्बी, ये भी एक क्या है, जीव है, एक स्पीसीज है। ये आपको कहां पर मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल के अंदर मिलते हैं। ये सारा कुछ आपको याद रखना है। मरुस्थल बोले तो भैया डेजर्ट रह गया, ये डी आ गया, डेजर्ट, ठीक है। ये सारा का सारा हमारा कंटेंट था जो हमें डेजर्ट इकोसिस्टम के अंदर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब अपने एक्वेटिक इकोसिस्टम की। देखो हमने क्या किया, टेरेस्ट्रियल जो था, टेरेस्ट्रियल के अंदर 3 एग्जांपल हमने पढ़े, डेजर्ट इकोसिस्टम पढ़ा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम पढ़े, और कौन सा पढ़ा, फॉरेस्ट पढ़ा। अब हम चल रहे हैं एक्वेटिक की तरफ। देखो पिछले वीडियो के अंदर हमने क्लासिफिकेशन भी पढ़ा था इकोसिस्टम का। अब हमने क्या पढ़ा, अब हमने पढ़ा यहाँ पर जो आपका ऑन लैंड इकोसिस्टम है, उसके एग्जांपल पढ़े थे टेरेस्ट्रियल के, तीनों हमने कंप्लीट कर लिए। देखो मैं फिर से एक बार याद करा देता हूं थोड़ा सा। नेचुरल के अंदर 2 थे, नेचुरल के अंदर आपको मैंने दिया था टेरेस्ट्रियल, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या दिया था, एक्वेटिक। एक्वेटिक में आपको मैंने बताया था कि इसके भी 2 टाइप पॉसिबल है ना। एक तो मैंने बताया था आपको लैंटिक और दूसरा बताया था लॉटिक, है ना, ये वाले। और टेरेस्ट्रियल में हमने पढ़े थे डेजर्ट, डेजर्ट के बाद में हमने क्या पढ़ा, ग्रासलैंड, और ग्रासलैंड के बाद में हमने क्या पढ़ा था, फॉरेस्ट। ये 3 हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम इस तरफ चल रहे हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा रिवाइज हुआ होगा वापस से कि हम पढ़ क्या रहे हैं और किस तरफ अभी में जानना है। नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर ही चल रहे हैं हम, अभी तक हमने आर्टिफिशियल की बात ही नहीं करी, ठीक है। आर्टिफिशियल में जानने लायक कुछ है भी नहीं ज्यादा, वो ये है हम खुद ह्यूमन जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं उसे, उसके अंदर इंटरफेरेंस कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है क्या। आगे बढ़ते बात करते हैं हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की। देखो इक्वेटिक इकोसिस्टम जो है ना आपका 2 तरीके का पॉसिबल है। सबसे पहले तो एक्वेटिक इकोसिस्टम बोला किसको जाएगा भैया, वाटर के अंदर जो भी इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, चाहे मैं बात करूं लेक की, तो लेक के अंदर भी क्या होता है, इकोसिस्टम होता है। क्या आपके पास पॉन्ड के अंदर भी इकोसिस्टम होता है, बिल्कुल जी, पॉन्ड के अंदर भी इकोसिस्टम होता है। आप कहोगे सर क्या रिवर के अंदर भी हो सकता है, जी बिल्कुल, रिवर के अंदर भी एक इकोसिस्टम पॉसिबल है। ये एक्वेटिक इकोसिस्टम से हमने क्या बोला, वाटर के अंदर, मतलब जहां पर पानी प्रेजेंट है, और किसी भी तरह का एक हमें क्या मिल सकता है, फूड चेन मिल सकता है। भैया एक फूड चेन ही तो है, एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज के ऊपर क्या डिपेंडेंट है। अब बायोटिक फैक्टर्स जो है उनका यूज करते हुए बायोटिक फैक्टर क्या करते हैं, सेल्फ नरिशमेंट करते हैं, खुद का जीवन यापन करते हैं, भरण पोषण करते हैं। वही बात हम बार बार कर रहे हैं यहाँ पे। एक्वेटिक इकोसिस्टम कौन से है, जहां पर मेरा क्या है, वाटर की बात हो रही है, भैया पानी प्रेजेंट है ना, वो आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम है। यहाँ पर देखो 2 तरीके के हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम, देखो किस तरीके के। एक तो बोल सकते हैं हम मरीन इकोसिस्टम, बात याद रखेंगे, मरीन इकोसिस्टम। और दूसरा आप लोग याद रखेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर फ्रेश वाटर, ठीक है। अब ना ये लैंटिक और लॉटिक वाला छोटा सा क्लासिफिकेशन भूल जाओ, इससे याद रखो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, देखो अब ना लैंटिक और लॉटिक से अगर हम पढ़ते हैं तो लैंटिक में क्या एक जगह हमने क्या पढ़ा, स्टैग्नेंट वाटर। क्या स्टैग्नेंट वाटर वाले फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या मरीन इकोसिस्टम वाला कोई लेक हो सकता है, क्या बिल्कुल हो सकता है। तो उससे क्या है, वो एक आपको ना प्रॉपर्टी है कि पानी रुका हुआ है, चल रहा है। यहां पर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या पढ़ रहे हैं, मरीन इकोसिस्टम मतलब सॉल्टी है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम मतलब सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है ना। इस तरह से क्लासिफाई कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले फ्रेश वाटर इकोसिस्टम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
बात समझ में आ रही है। अगर मैं बात करूं यहां पर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की, तो आप देखोगे कि भैया सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है ना इस इकोसिस्टम के अंदर, द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट इज लेस देन 1%। 1% से नीचे क्या होती है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन होती है। भैया जब सॉल्ट की कंसंट्रेशन 1% से नीचे है तो यहां पर क्या होगा, देखो सुनने वाली बात है। यहां पर जो आपको जीव जंतु, जो स्पीसीज मिलेंगी, क्या वो सरवाइव कर सकती हैं क्या मरीन इकोसिस्टम के अंदर? नहीं कर सकती। हमने क्या बोला, छोटी क्लासों में भी अध्ययन किया था हमने, है ना लोअर क्लासेस के अंदर आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भैया आपकी क्लासेस के अंदर, कि एक शुद्ध जल की मछली को या साफ पानी की मछली को या एक मीठे पानी के जल वाली मछली को अगर आप क्या करेंगे मरीन इकोसिस्टम के अंदर, मतलब समुद्र के अंदर छोड़ देंगे, वो मर जाएगी। एक लेक वाली को आप एक ओशन के अंदर डालोगे, मर जाएगी। एक ओशन वाली को आप फ्रेश वाटर वाली में डालोगे तो नहीं सर्वाइव कर पाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या बहुत सारे सॉल्ट है भैया, लवण है, तभी तो हम इस वाटर को क्या कर रहे हैं, समुद्रों में था जो राशि है उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उसको ट्रीट करने का खर्चा, रिवर्स ऑस्मोसिस करने का खर्चा बहुत ज्यादा है। वो हमें अपने आप किया हुआ मिलता है। समुद्रों से क्या होता है, इवापोरेशन होता है ओशियन से वाटर का, क्लाउड फॉर्म होता है, फिर क्या होता है, टेम्परेचर कंडीशन वैसी बनती है, ह्यूमिडिटी होती है, फिर क्या होता है, बारिश आती है। तो एक प्रोसेस है ना, ये है तो क्या एक तरीके का ऑस्मोसिस ही तो है। ये सॉल्ट वाटर ऊपर गया, सॉल्ट खत्म हो गए, नेचुरल वाटर बन के नीचे आ गया, है ना। देखो प्रकृति अपने आप को बैलेंस करती है, मैंने आपको बोला था, और ये सिस्टम यहां पर बहुत अच्छे से देखने को मिलता है अपने को। हम बात कर रहे थे यहाँ पर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की। मैंने आपको बताया कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो होती है यहाँ पर लेस देन 1% होती है, और इकोसिस्टम जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं पूरा का पूरा। इस वीडियो के अंदर ना अपन हो सका तो ना पूरा कंप्लीट कर देंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम को, नहीं तो आपका सिर्फ ये जो है ना पहला वाला पार्ट जो है, ये वाला फ्रेश वाटर वाला हम कंप्लीट कर देंगे। फिर मरीन को हम ना अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे इकोटोन के साथ, नीचे के साथ, ठीक है। और लगभग आपका 80% सिलेबस जो है एनवायरमेंटल स्टडीज का वो कंप्लीट हो जाएगा। ये कंप्लीट होते ही हम इसी सीरीज के अंदर सॉलिड वेस्ट शुरू कर देंगे, ठीक है। और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग अलग से चलता रहेगा। बात कर रहे हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की। देखो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो होगा, अब इसको ना मैं आपको एक बात बताऊं, फ्रेश वाटर दो फॉर्म के अंदर पॉसिबल है। फ्रेश वाटर एक तो फ्लो कर रहा है, ठीक है, दूसरा क्या है, रुका हुआ है, स्टेगनेंट है। दोनों ही चीजें पॉसिबल है, स्टेगनेंट भी है, बात समझ में आ रही है, और फ्लो भी है। तो फ्रेश वाटर अगर फ्लो कर रहा है तो उसे हमने क्या पढ़ा था, लॉटिक पढ़ा था। और अगर जो हमारा फ्रेश वाटर है वो क्या स्टेगनेंट है, एक जगह पे खड़ा है, तो वो क्या होता है भैया, लैंटिक होता है। बात समझ में आ रही है क्या? तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में दो कैटेगरीज पॉसिबल हैं, एक तो लॉटिक और दूसरी क्या है, लैंटिक। दोनों क्या है, एक्वेटिक इकोसिस्टम के ही एग्जांपल है। बात समझ में आ रही क्या? सारा का सारा एक सब फोल्डर को मैं क्या कर सकता हूँ, मेन फोल्डर के नाम से तो बोल ही सकता हूँ, बस इतनी सी बात है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में लॉटिक और लैंटिक है, इनको थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। देखो हम लेक के बारे में ना पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर से ही मैंने आपको लेक के बारे में थोड़ी सी जानकारी, हाइपोलिम्नियम, इपिलिम्नियम मैंने आपको बताया था। उसी तरीके से यहाँ पर ना कुछ जोन है, अलग अलग उनके नाम है। तो मैं बात करता हूँ एक लेक की बात करता हूँ, ठीक है। एक लेक जो है ना, फ्रेश वाटर लेक की बात कर रहा हूं मैं आपको, उसके अंदर मैं लेके चलता हूं आपको। ये आपको नोट्स के अंदर ना, नोट के अंदर ये पॉइंट मिलेगा और आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से याद करना है। देखो ये एक लेक है ना, मैंने बोला ये एक फ्रेश वाटर लेक है। बात करते हैं टॉप मोस्ट लेयर की। देखो टॉप मोस्ट लेयर क्या है, ये शोर है इसके, ये किनारे हैं भैया। ये मैं अगर बोलूं शोर, ये आपको देखो कुछ इस तरीके से चारों तरफ से होगी। जो बाहर वाले इसके बैंक्स हैं, जो किनारे हैं, वो क्या शोर मैंने बोल दिया यहाँ पर। अब वो जो शोर है ना, उसके आसपास का जो जोन, ये वाला यहाँ पर, और ये टॉप मोस्ट लेयर, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। ये ऐसा नहीं है कि बहुत मीटर्स के अंदर है, नहीं भैया, बहुत कम अगर मैं बोलूं डेप्थ है इसकी, बहुत कम डेप्थ है, सिर्फ किनारे के साथ साथ कॉन्टेक्ट में। जैसे आपने देखा होगा ना, एक चाय का गिलास, उसमें जो मलाई बनती है ऊपर वाली, हम बोलते हैं दैट इज द एग्जांपल ऑफ आपकी सबसे ऊपर वाली लेयर। दैट इज कौन सी भैया, कौन सी, ये लिटोरल, इसको बोलते हैं लिटोरल जोन बोला जाता है। ये क्या होती है, वार्मेस्ट होती है, गर्म होती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? वार्मेस्ट चाहिए, मैंने गलत लिख दिया, ये थोड़ा सा ना आप स्पेलिंग्स वगैरह पे मत जाना। कई बार क्या होता है, बोलने की तरफ ध्यान होता है तो उधर ध्यान जाता नहीं कि मैंने स्पेलिंग क्या लिख दी। लिटोरल जोन जो है वो कौन सा है, टॉप मोस्ट लेयर है, जो शोर के नजदीक है, किनारों के नजदीक है, और यहाँ पर कैसा एनवायरमेंट, वार्मेस्ट एनवायरमेंट है। नेक्स्ट जो लेयर है ना आपकी, नेक्स्ट लेयर यहां तक, ये ज्यादा डेप्थ के अंदर है, और इस डेप्थ को क्या बोला जाता है, ठीक है। ये जो डेप्थ है ना, ये आप
इस डेप्थ के अंदर देखो यहां से तो लेके यहां तक कुछ mm तक तो कौन से लिटोरल जोन है ना, ऊपर वाली मतलब चाय की मलाई के अंदर ऊपर वाला जोन जो हमारा क्या है, लिटोरल जोन। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल, ऐसा बोल नहीं रहा कि उसमें हो रहा है। अब इसके अंदर जो नीचे वाली डेप्थ है यहां से यहां तक की, ये लेयर जो है ना आपकी, ये लेयर, ये देखो यूं यूं इस तरीके से जो लेयर है ना, यहाँ पर बहुत सारी एक्वेटिक स्पीसीज जो होती है ना, होती है, ठीक है। और मैक्सिमम जो एक्वेटिक स्पीसीज है ना आपको इसी एरिया के अंदर मिलती है। कौन से वाले में? पहला लिटोरल, और ये क्या है मेरा लिटोरल के बाद में, लिटोरल के बाद में ये है लिम्नेटिक, इनके एल पे नाम है भैया, ये लिम्नेटिक जोन है। अब आप कहोगे सर थोड़ा सा स्पीसीज के बारे में बताओ जिससे हमें समझ में है कि इसका एग्जांपल कैसे है। लिटोरल जोन जो है ना आपका टॉमस लेयर है, क्या यहाँ पे अलग ही होगा? क्या काई होगी? क्या यहाँ पर तैरती हुई होगी? बिल्कुल जी बिल्कुल, अलगी आपको टॉमस लेयर में जमी हुई मिलती है हमेशा। तो ये लिटोरल जोन की प्रॉपर्टी है भैया। लिटोरल जोन में आपको क्या मिलेगा? अलगाई मिलेगा। अलगाई के साथ मैंने आपको सिम्बोटिक रिलेशनशिप फर्स्ट वीडियो में बताया था। अब मुझे यहाँ पर पूरा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि फंजाई और अलगाई के बीच में जो रिलेशन है वो मिलता है आपको, है ना, मिलता है ना सिम्बोटिक रिलेशनशिप। अलगाई का नाम आए याद करो, पीएच याद करो, आर्ट्स के ऊपर एनवायरमेंट भी लो, एनवायरमेंट साइंस भी लो साथ में। अब देखो नेक्स्ट जो हमारी लेयर है वो है लिम्नेटिक जोन। अब इस लिम्नेटिक जोन के अंदर क्या होगा? देखो ये ना थोड़ा सा नीचे वाला एरिया है, यहां पर आपको मैक्सिमम टाइप ऑफ स्पीसीज जो है ना यहीं पर मिलेंगी। अब टॉमस लेयर जो है वो क्या है? ओपन टू द सन है, ओपन टू द सन है, ओपन टू एनवायरमेंट है अगर मैं कहूं, है ना, हवा भी मिल रही है इसको और धूप भी मिल रही है, तो अलग ही क्या होगा? फोटोसिंथेसिस करेगा ऊपर वाली लेयर में। उसके बाद में जो भी एनर्जी जो है नीचे चली जाती है वो किस जोन के अंदर जाती है? लिम्नेटिक जोन के अंदर जाती है। अगर मैं ये कहूं कि टॉमस लेयर के बाद में अगर सन की एनर्जी जो है कहां तक पहुंच पाती है, तो भैया ये लिम्नेटिक जोन के अंदर बहुत अच्छे से पहुंच पाती है, ठीक है। यहाँ पर एयर भी होती है और एनर्जी भी होती है, तो यहाँ पर क्या है? मैक्सिमम डाइवर्सिटी है, मैक्सिमम डाइवर्सिटी। बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ पर अलग अलग तरीके की स्पीसीज क्या होंगी? पाई जाएंगी। लास्ट जोन जो है ना हमारी, लास्ट जोन जो है लेक के अंदर, वो कौन सा है भैया? वो होता है प्रोफंडल जोन। उसको बोलते हैं प्रोफंडल जोन। क्या बोलते हैं? प्रोफंडल। याद रखना है आपको ना, ये तीनों के तीनों नेम नोट्स में अपडेट कर दूंगा जल्दी। देखो पहली लेयर लिटोरल, फिर लिम्नेटिक, फिर प्रोफंडल। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहां मिल रही है? लिम्नेटिक जोन के अंदर मिल रही है। ओपन टू द एटमॉस्फेयर कौन सी है? लिटोरल जोन है। इस लिटोरल जोन को क्या है? शोर्स के नजदीक है, किनारों के नजदीक, या थोड़ा वार्मेस्ट है। इसके नीचे हम गए तो जहां तक सन की एनर्जी और हवा जा रही है, हवा और पानी जा रहा है, तो भैया क्या यहाँ पर स्पीसीज रह सकती हैं? क्या लिविंग स्पीसीज? सर बिल्कुल रह सकती हैं। क्या प्रोफंडल जोन वो है क्या जहां पर डिकम्पोजिशन होगा? बिल्कुल जी, यहाँ पर डिकम्पोजर्स हैं, डिकम्पोजिशन करेंगे, और जितना भी आपको कंटेंट जो है आपको क्या होगा? डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर जितना भी मिलेगा वो लेक के बॉटम में मिलेगा। दैट जोन इज कॉल्ड एज प्रोफंडल जोन। याद रखेंगे डिकम्पोजिशन किस जोन में होता है? प्रोफंडल जोन में। अलगाई किस जोन में पाई जाती है? लिटोरल जोन में पाई जाती है। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहां पाई जाएगी? लिम्नेटिक जोन के अंदर पाई जाएगी। ये पूरा का पूरा ना आपका फ्रेश वाटर लेक का इकोसिस्टम है, मैंने आपको डिस्कस किया यहाँ पे, आपको समझ में आया होगा। नाम नहीं भूले, इपिलिनियम, हाइपोलिमिनियम और थर्मोक्लाइन मैंने वहां पर बताया था आपको ना। हमने जोन टेम्परेट रीजन के अंदर लेक्स पढ़ी थी। ये मैं आपको फ्रेश वाटर लेक का एग्जांपल दे रहा हूं, ये किसी रीजन से रिलेटेड नहीं है ना। लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन और प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल जोन के अंदर क्या होगा? डिकम्पोजिशन होगा यहाँ पर, ठीक है। लिम्नेटिक जोन के अंदर मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, और लिटोरल जोन के अंदर क्या होता है? वार्मेस्ट रीजन है, चाय की मलाई से एग्जांपल याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो था ना कंप्लीट होता है यहाँ पर एक्वेटिक इकोसिस्टम। कौन सा? फ्रेश वाटर वाला। मरीन नहीं हुआ, मरीन का मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा, जहां पर हम इकोटोन और नीचे डिस्कस करेंगे। इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा, एक छोटा सा पॉइंट बाकी है, मरीन इकोसिस्टम। अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे उसे हम, और इकोटोन स्टडी करेंगे, एनवायरमेंटल स्टडीज 80% तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में फूड चेन, नीचे छोटे छोटे टॉपिक बचेंगे जिसे हम 2 वीडियो में कवर करेंगे। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद।